एम अ डेंटल सर्जन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट टीथ वाइटनिंग एंड ब्लीचिंग, जिसमें कि एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, उसके बारे में मैंने ब्रीफ आइडिया दिया था अबाउट स्केलिंग। तो चलिए आज हम उसी के बारे में डिटेल से जानते हैं व्हाट इज़ स्केलिंग। उसके साथ साथ हम 2 पॉइंट और है जिस पे डिस्कस करेंगे, वो भी स्केलिंग के अंदर आता है। ये है रूट प्लेनिंग एंड टीथ पॉलिशिंग। अब हम बात करते हैं कि स्केलिंग क्या है। तो स्केलिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लाक और कैलकुलस का रिमूवल किया जाता है। प्लाक और कैलकुलस क्या होता है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। सेकेंड एक प्रोसेस होता है स्केलिंग के साथ ही किया जाता है, वो है रूट प्लानिंग। रूट प्लानिंग हमें तब करना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा प्लाक और कैलकुलस आपके टीथ में अगर डिपॉजिटेड है तो हमें वहाँ पे उसको रूट तक रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि प्लाक कैलकुलस धीरे धीरे रूट तक चला जाता है और वहाँ पे एक्यूमुलेटेड हो जाता है। तो उसे रिमूव करने के प्रोसेस में क्या होगा कि आपका वो सरफेस जो है वो एक्सपोज्ड हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा और वो इरिटेशन देगा, समटाइम्स वो पेनफुल हो जाता है। और वहाँ पर फर्दर अगर आप क्लीनिंग करा लिए, वो डीप क्लीनिंग के बाद अगर उसे वैसे ही छोड़ दिया गया तो फर्दर और प्लाक एक्यूमुलेट होने का चांस वहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे इरेगुलर टेक्सचर हो जाता है उस एरिया का, रूट के पास जो एरिया होता है। तो हमें उसको प्लेन करना पड़ता है, उस प्रोसेस को हम रूट प्लानिंग कहते हैं। और थर्ड प्रोसेस जो हम करते हैं स्केलिंग के साथ साथ, वो है टूथ पॉलिशिंग। टूथ पॉलिशिंग के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब हम बात करते हैं कि स्केलिंग के में जो हम प्लाक और कैलकुलस रिमूव करते हैं, तो एक्चुअली में ये प्लाक और कैलकुलस होता क्या है। तो प्लाक जो होता है वो ग्रेइश येलोइश एक कंपोनेंट होता है, वो आपके टीथ पे एडहेयर्ड होता है। टीथ पे ही नहीं बल्कि आपके टीथ में अगर कोई रिस्टोरेशन है, कोई फीलिंग है, उस पर भी एडहेयर होता है। इसमें मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और आप अगर सुबह उठते हैं तो आप नोटिस करते होंगे, अगर आपने ब्रश नहीं किया है और आप वहाँ पे अपने टीथ पे अगर टंग ले जाएं तो आपको एक रफ जैसा कुछ लगेगा कि आपके टीथ पे चिपका हुआ है। वो ही एक मतलब उसी को हम एग्जैक्टली प्लाक कहते हैं। अब क्या है कि प्लाक को अगर आप 24 to 48 आवर्स अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे बाय ब्रशिंग, फ्लॉशिंग या माउथ वॉश, आप ये सब नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो प्लाक जो है वो धीरे धीरे और उस पर हार्ड होते जाएगा। और प्लाक में जो बैक्टीरिया है वो आपके सलाइवा में जो मिनरल्स है, कैल्शियम, फास्फोरस, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वो हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के साथ साथ वो आपके टीथ में धीरे धीरे और ज़्यादा एक्यूमुलेटेड होगा और वो फिर आपका कैलकुलस में बदल जाता है। आप टीथ में देखते होंगे ब्राउनिश या फिर हार्ड कुछ सब्स्टिट्यूट आपके टीथ में वो एक्यूमुलेटेड होते जा रहा है, तो आपको लगेगा कि मेरा टीथ डिस्कलर्ड हो रहा है समय के साथ, लेकिन डिस्कलर्ड नहीं हो रहा है, वो प्लाक जो है वो धीरे धीरे हार्ड होते होते कैलकुलस के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्रशिंग 24 घंटे से 48 घंटे तक नहीं करते हैं तो ही कैलकुलस बनेगा। आप रोज़ ब्रशिंग करते हैं लेकिन प्रॉपर वे में ब्रशिंग नहीं करते हैं तो भी गम लाइन पे, टीथ के लोअर साइड में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे अपने लोअर टीथ के अंदर साइड में कुछ डिपोजिशन हो रहा है। रेड, येलोइश, ग्रेइश, ब्राउनिश कलर का डिस्कलरेशन वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। वो डिस्कलरेशन एग्जैक्टली वो कैलकुलस का डिपोजिशन होता है, उसी को हम मेनली कैलकुलस कहते हैं। अब है कि प्लाक और कैलकुलस से क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से हमें उस पे एक्शन लेने का, उसका ट्रीटमेंट कराने का इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस में आपको बताऊं कि गम्स का स्वेलिंग है। आप नोटिस करते होंगे कि आप जब ब्रश करते हैं तो आपके दांतों से खून आने लगता है और फिर वो अपने आप ठीक भी हो जाता है, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। आप कभी कभी नोटिस करते होंगे कि आपका जो गम्स है वो हल्का स्वेलन है, रेड है। यस, यही जिंजीवाइटिस है। और जिंजीवाइटिस एक ऐसा स्टेज है टीथ के प्रॉब्लम का कि अगर आप उसको वहीं पर स्टॉप कर देते हैं तो आपका टीथ फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके टीथ में, यानी कि आपका टीथ बैक टू हेल्दी हो जाएगा विदाउट एनी ट्रीटमेंट नीड। यानी जिंजीवाइटिस सेल्फ कंट्रोल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका जिंजीवाइटिस कंट्रोल्ड हो जाएगा और उसका ट्रीटमेंट आप घर पे ही कर सकते हैं। जिंजीवाइटिस में मेनली ब्रश करने टाइम ब्लीड होगा और आपका सेंसिटिविटी होगा। आप अगर कुछ चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं तो झंझनाहट होगी। वो झंझनाहट भी बहुत देर तक नहीं रहेगा, वो मतलब जितने देर आपने लिया वो उतने देर तक आपका सनसनाहट है दांतों में, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है।
सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम होता है जिंजिवाइटिस को अगर हम इग्नोर करते हैं तो प्लाक जो है वो एक्यूमुलेटेड होने स्टार्ट होता है, और वो क्या होगा कि आपका जो तित है, तित के नीचे जो गम्स है वो आप नोटिस करते होंगे, वो क्लोजली आपके तित को गम जो है वो अपने में एडहेयर करके रखता है, मतलब वो अटैच रहता है, प्रॉपर पैक रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्लाक डिपोजिशन स्टार्ट होगा आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पर कैलकुलस और प्लाक का डिपोजिशन जो है वो पूरा होते जा रहा है और धीरे धीरे गम्स में वो अंदर तक जा रहा है। यानी कि आपका जो गम्स पहले जो था तित को क्लोजली टाइटली फिट करके था, वो अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो लूज़ होना स्टार्ट होता है, वो गम्स स्लोली लूज़ होना स्टार्ट होगा और अंदर तक पॉकेट बनते चला जाएगा। ये सिम्टम जब होगा आपको तो आप नोटिस करेंगे कि आपके तित में कोई पेन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तित में दर्द हो रहा है। मतलब आप नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी मतलब सड़न कैविटी कुछ भी नहीं है, बस आप चबा रहे हैं, खाना तो आप चबा नहीं पा रहे हैं, आपके दांतों में बहुत तेज़ दर्द है, झंझनाहट भी है। तो ये क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि वो प्लाक और कैलकुलस जो है वो गम्स के थ्रू अंदर जा रहा है तित में, और फर्दर वो पेरियोडोंटल डिजीज़ काउज कर रहा है। पेरियोडोंटल आप ऐसे समझे, पेरी मीन्स सराउंडिंग एंड डोंटल मीन्स आपका तित, यानी तित के सराउंडिंग एरिया में अगर प्लाक और कैलकुलस डिपॉजिट होने लगता है तो फिर वो फर्दर जो प्रॉब्लम काउज करता है वो पेरियोडोंटल डिजीज़ के अंदर आता है। तो अब अगर आपने इग्नोर किया उस पॉकेट्स को, यानी वो जो प्लाक और कैलकुलस आपके गम्स के अंदर जाके वहाँ पे पॉकेट जो फॉर्म कर दिया उसको भी अगर आपने इग्नोर किया तो फिर वो और डीप जाएगा, आपके रूट तक एक्यूमुलेटेड होगा, धीरे धीरे आपका वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच जाएगा और धीरे धीरे प्लाक कैलकुलस पूरा भर जाएगा आपके तित के अंदर रूट तक। फिर आपका तित लूज़ होना स्टार्ट होगा, लूज़ होने के साथ साथ सोलेन रहेगा गम, ब्लीड बहुत ज़्यादा होगा, बैड ब्रेथ भी होगा, पेनफुल कंडीशन होगा, और कभी कभी आप देखेंगे कि तित अब पूरा आपका रूट एक्सपोज हो गया है और आपका तित बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है, कभी कभी तित निकल भी जाएगा, मतलब आपका तित ऑटोमेटिकली गिरने लगेगा। समय के साथ आपको लगेगा कि मेरा तित लूज़ हो गया और अब वो अपने आप निकल रहा है विदाउट एनी सिम्टम। इसीलिए ये भी प्लाक और कैलकुलस की वजह से ही होती है। प्लाक और कैलकुलस की वजह से सड़न और कैविटी तो होगा ही, ये भी एक कॉमन फिनोमेनन है। अगर आप प्लाक कैलकुलस को तित पे रहने देते हैं, उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो दांतों में वो बैक्टीरिया सड़न पैदा करेगी, इनामल वियर ऑफ होगा, चिप ऑफ होगा, फर्दर दांतों के अंदर तक जाके सड़न जड़ तक को इन्फेक्ट करेगी, धीरे धीरे आपके तित के अंदर वहाँ पे पस एक्यूमुलेटेड होगा, स्वेलिंग होगा, दर्द होगा। तो ये सब पेनफुल कंडीशन भी प्लाक और कैलकुलस की वजह से ही होता है। प्लाक और कैलकुलस से तित से रिलेटेड, गम से रिलेटेड प्रॉब्लम तो हो ही सकती है, साथ ही साथ आपके बॉडी के अदर सिस्टम से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसमें मेन कॉमन है एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। यस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कैलकुलस का डिपोजिशन आपस में इंटरलिंक्ड है। रिसेंट स्टडीज़ में देखा गया है कि हार्ट डिजीज़ उन पेशेंट्स में ज़्यादा पाया गया है जिनके माउथ में प्लाक और कैलकुलस का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा था या जिनका ओरल हाइजीन उतना अच्छे से मेंटेन नहीं था। सेकेंड तो मैंने आपसे डिस्कस किया ही था प्रेगनेंसी में, मैंने प्रेगनेंसी पे जो वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि प्लाक और कैलकुलस की वजह से भी प्री टर्म लेबर हो सकता है, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, बेबी का जो होता है वो लो बर्थ वेट भी हो सकता है। अब प्लाक कैलकुलस से इतना सारा प्रॉब्लम होता है तो हम उसको घर पे ही किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने लगभग हर वीडियो में आपको बताया है कि प्लाक और कैलकुलस अगर एक्यूमुलेटेड है तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप प्लाक और कैलकुलस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना ओरल हाइजीन आपको मेंटेन करना है। चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन्ड है तो आपको बहुत हद तक किसी भी तरह की दांतों की समस्याओं से वो बचा सकती है। ओरल हाइजीन में सबसे इम्पॉर्टेंट है 2 टाइम ब्रशिंग विथ गुड टूथपेस्ट, और आपको गुड फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट लेना है, अच्छे से ब्रश करना है। ब्रशिंग का टेक्निक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने डेंटिस्ट से अपने ब्रशिंग के टेक्निक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या आप बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं ब्रशिंग के बारे में, जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। मैं भी एक बार आप लोगों के लिए तित पे ब्रशिंग के टेक्निक पे वीडियो बनाऊंगी। ओके, ब्रशिंग के बाद इम्पॉर्टेंट है कि आप तित के बीच के हिस्सों को भी क्लीन करें, फ्लॉसिंग करें।
फ्लॉसिंग के साथ साथ इंटरडेंटल ब्रशेज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप फ्लॉस यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं है तो। माउथ वॉशेज़ भी यूज़ करें, गुड अमाउंट ऑफ एंटीसेप्टिक माउथ वॉश भी आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सूगरी और स्टार्ची फूड लेने से बचें, स्टार्ची सूगरी ड्रिंक लेने से बचें। टी कॉफ़ी भी लें, लेकिन वही है कि आप उसको जब भी लें तो कुछ देर बाद, इमीडिएटली नहीं, कुछ भी लें तो ल्यूकवार्म सलाइन रिंस ज़रूर से ज़रूर करें। उसको अपने अंदर एक हैबिट बना लें कि आप कुछ भी खाना लेते हैं आप ल्यूकवार्म और सलाइन रिंस ज़रूर करें। इससे आपका माउथ बैक्टीरिया फ्री, जर्म फ्री, प्लाक फ्री रहेगा। अब ये सब करने के बाद भी लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्लाक और कैलकुलस बहुत ज़्यादा अगर आपके माउथ में बन रहा है, आप फील कर रहे हैं अपना माउथ, इतना कुछ करने के बाद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर बहुत दिन के इग्नोरेंस की वजह से आपने देखा कि नहीं अब मेरा माउथ में वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्यूमुलेटेड हो रहा है। मेनली स्टार्ट होगा तित के अंदर साइड से, यानी बाहर से पहले नहीं होगा, आप नोटिस करेंगे अंदर साइड से आपके तित में, अंदर में भी मतलब लोअर गम्स के पास से गंदगी जमना शुरू होती है। उस टाइम आप नोटिस करें, अगर फ्यू टिथ्स में भी है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें और उसके बाद आप प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएं। प्रोफेशनल क्लीनिंग ही स्केलिंग है। यस, स्केलिंग आप करा सकते हैं। स्केलिंग भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि हाँ मैं किस तरह के स्केलिंग में जा सकता हूँ। मेनली 2 तरह से स्केलिंग कर सकते हैं, हैंड हेल्ड या मैनुअल और अल्ट्रासोनिक। तो पहले आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, अपने कंडीशन के बारे में बताएं। अगर आपको हल्का सा अगर गंदगी अगर तित में एक्यूमुलेटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी भी नहीं है, तो नॉर्मल स्केलिंग से आपका प्रॉब्लम सबसाइड हो जाएगा। स्केलिंग के बाद आप कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, आपका टूथ बैक टू हेल्दी हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वॉस्ट हो गया है, तित में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा है, डीप पॉकेट्स है, तो आपको स्केलिंग के साथ साथ कुछ मेडिकेशंस भी लेने पड़ेंगे। अगर फर्दर ज़्यादा डैमेज होता है, यानी बहुत ज़्यादा अगर आपका रूट अगर एक्सपोज्ड है, तो कभी कभी हमें वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अगर हो जाता है तो हमें फिर वहाँ पे ग्राफ्टिंग भी करना होता है। वो एक फर्दर प्रोसेस है, वो एक सर्जिकल प्रोसेस है। अभी हम सिर्फ स्केलिंग पे कंसंट्रेट करते हैं। स्केलिंग कम्प्लीटली नॉन सर्जिकल प्रोसीड्योर है। स्केलिंग में किसी भी तरह से हमें कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्केलिंग में आप पहले आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप सिंगल विज़िट भी करा सकते हैं, लेकिन आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने तित के ईच क्वाड्रेंट को ईच विज़िट में क्लीन करा सकते हैं। स्केलिंग करने टाइम अगर आपको अगर लग रहा है कि नहीं मैं मशीन से स्केलिंग नहीं करा पाऊँगा, तो शुरू में आप अल्ट्रासोनिक छोड़ के हैंड हेल्ड या मैनुअल स्केलर यूज़ करें। अगर आप अल्ट्रासोनिक स्केलिंग के लिए जाते हैं तो वो भी एक सिंपल प्रोसीड्योर है, एक मशीन है जिसमें कि वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के कारण वहाँ पे एक टीनी बबल्स आते हैं और उसकी वजह से कैविटेशन होता है और सारी गंदगी और डेब्रिस जो है वो आपके तित से निकल जाती है। उसमें एक वाटर का फ्लो भी होता है जिसके कारण सारी गंदगी डेब्रिस फ्लश आउट हो जाती है। स्केलिंग में पेन नहीं होता है, स्केलिंग एक पेनलेस प्रोसीड्योर है, लेकिन अगर आपको पेन हो रही है, मेनली वो पेन आपको अगर होगी तो वो आपको दांतों में झंझनाहट की वजह से ही होगा। मतलब आपको लगेगा कुछ एबनॉर्मल जैसा, आपके तित में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है जिसके कारण आप मशीन जब आपके तित पे लगेगा तो आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने डेंटिस्ट से बता के फिर स्प्रे ले सकते हैं एनेस्थेटिक सॉल्यूशन का, या फिर आप इंजेक्शन ले सकते हैं, उसके बाद आप स्केलिंग करा सकते हैं। स्केलिंग तो आपका अगर ऊपर तक ही हुआ है, यानी गम्स के ऊपर तक ही हुआ है, सुप्रा जिंजाइवल ही हुआ है यानी, तो फिर आपको किसी भी तरह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मेडिकेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी और रूट प्लानिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप सब जिंजाइवली क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि गंदगी जब इतना ज़्यादा अगर तित में एक्यूमुलेटेड रहेगा तो आपको सब जिंजाइवली जाना पड़ेगा हमें। तो फिर उस टाइम अगर मशीन को हम अंदर तक ले जाते हैं, रूट तक ले जाते हैं, तो आपका रूट भी एक्सपोज्ड होगा, यानी न्यू गम्स बनेगा लेकिन उसके बनने में टाइम लगता है। तब तक के लिए आपको अपने ओरल हाइजीन का खास ध्यान रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको रूट प्लानिंग भी करवानी पड़ेगी। तो उतना ज़्यादा अगर डीप क्लीन होता है तो फिर आपके डेंटिस्ट आपके रूट की प्लानिंग भी करते हैं। स्केलिंग के साथ साथ रूट प्लेनिंग करने के बाद भी कभी कभी कुछ गंदगी जो होती है वो रूट्स में कहीं कहीं पे स्पॉट्स लाइक छूट जाता है, तो फिर वो हैंड हेल्ड स्केलर या मैनुअल स्केलर से वो हम निकाल के उसको क्लीन करते हैं। तो उसके बाद ये सब करने के बाद लास्ट में अगर कुछ स्पॉट्स रह जाते हैं, कुछ स्टेन रह जाते हैं, तो आप प्रोफाइल एक्सिस के लिए जा सकते हैं या पॉलिशिंग के लिए जा सकते हैं। पॉलिशिंग में रबड़ कप में पॉलिशिंग एजेंट लगा के तित को अच्छे से क्लीन किया जाता है, जिससे कि आपका तित पॉलिश्ड हो जाए और आपका एक गुड ओरल हाइजीन मेंटेन रहे और आपको एक फ्रेश
फील हो, अपने अंदर में आपको लगे कि नहीं मेरा जो ओरल हाइजीन है वो वापस रिस्टोर्ड हो गया है। रिस्टोर करने के बाद उसको मेंटेन भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि स्केलिंग के बाद भी आपको अपने टिथ का खास ख्याल रखना पड़ेगा। 24 टू 48 आवर्स तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा खाना भी नहीं खाएंगे। कुछ भी लेंगे अगर वो स्टेन काउजिंग फ्लूइड है या फिर बहुत ज़्यादा चिल्ड है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको आप स्ट्रॉ से लें। टी कॉफ़ी को अवॉइड करें। और 24 आवर्स जब हो जाए स्केलिंग का तो आप ल्यूकवार्म सलाइन रिंस कर सकते हैं। उससे पहले तक आप बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा खाना नहीं खाएं। जो भी खाएं वो रूम टेम्परेचर पे ला के खाएँ। कोशिश करें कि सॉफ्ट खाना खाएं, बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं खाएं। अपने डाइट में भी आपको स्केलिंग के बाद खास ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लेंटी ऑफ वाटर लें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन सी अपने डाइट में इंक्लूड करें। फ्रूट्स लें, ऑरेंजेस लें और लेमन लें, जिससे कि आपके टिथ में विटामिन सी जो मिलेगा तो आपके गम्स जल्दी से डेवलप होंगे और आपका गम्स जो भी लॉस हुआ है स्केलिंग के दौरान या प्लाक और कैलकुलस की वजह से वो बैक टू नॉर्मल आ जाए। आपके डॉक्टर आपको विटामिन सी सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो उसको भी आप लें। इन छोटी छोटी पॉइंट्स को अगर आप शुरू में ही ध्यान देंगे तो टिथ का जो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है उसको आप समय पे ही रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और आपका टिथ हमेशा हेल्दी रहेगा, आपकी स्माइल हमेशा ब्राइटर रहेगी, हेल्दी रहेगी। आई होप आपके लिए आज का ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।